हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंप्लीट किया था। अभी हम यहाँ पर एक टॉपिक देख लेते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ एंथैल्पी, कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज आर देयर। और ये टॉपिक हम व्हाट इज एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज वी हैव कंप्लीटेड। ओके, so there are different type of enthalpy. The first one is the enthalpy of the reaction. Second one, the enthalpy of the molar heat of fusion. Next, the enthalpy of molar heat of vaporization, enthalpy of molar heat of sublimation, and delta CH standard is standard enthalpy of combustion, and this is standard enthalpy of the formation. Okay, now next is ये हम देखते हैं enthalpy of fusion, vaporization and sublimation. Okay, so the enthalpy of fusion is the heat change as 1 mole of substance goes from solid to the liquid. Okay, so जब 1 मोल सबस्टेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तब हम उसकी एंथैल्पी को एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में जब 1 मोल सबस्टेंस लिक्विड से वेपर फेज में आएगा तब हम उसको एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, व्हेन जब कोई सबस्टेंस 1 मोल सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में जाएगा तब हम उसको एंथैल्पी ऑफ sublimation कहते हैं, because in sublimation no liquid state is there. Okay, so these all processes which we have read that are endothermic. Okay, so heat is absorbed from the environment, so all processes are endothermic. Now delta C standard enthalpy of combustion is the enthalpy change when 1 mole of substance is completely burned with all reactants and products in their standard state. यहाँ हमने standard state की बात इसलिए की because we have to keep temperature and the pressure is standard here, that is 25 degrees Celsius temperature and 1 atm pressure. Okay, तो जब 1 मोल सबस्टेंस कंप्लीटली बर्न हो जाए उसके सारे रिएक्टेंट के साथ और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नेक्स्ट, इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में क्या करते हैं, 1 मोल सबस्टेंस अपने एलिमेंट से अब विद ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाए स्टैंडर्ड कंडीशंस में। यहाँ भी हमें स्टैंडर्ड कंडीशन क्या लेनी है, हमें स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एंड एटीएम 1 एटीएम प्रेशर। ओके, अब इसके बाद हमारा एक लॉ आएगा दैट इज कॉल्ड हेसेस लॉ। ये लॉ क्या कहता है, दिस लॉ सेज दैट द एंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम whether the reaction taking place in one step or a number of step. सपोज हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमको ए से बी बनाना है, सपोज हमको ए से बी प्रोडक्ट बनाना है, या तो हम डायरेक्ट ए से बी बनाएं या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स के साथ बनाएं। ठीक है, तो ए बनाएं फिर बी ए के बाद सी बना लें और फिर बी बना दें। ठीक है, या फिर बीच में डी और आ जाए फिर बी बना दें। तो या तो हम डायरेक्ट इसका फॉर्मेशन कर लें या फिर इसको स्टेप्स में पूरा करें, लेकिन दोनों ही कंडीशंस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। सो डेल्टा एच विल बी सेम, जहाँ पर जो डेल्टा एच जो है वो स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पर किसी केमिकल प्रोसेस के डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है, इट इज अ मेजरमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम दैट इज नोन एज एंट्रोपी। अब ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर क्या होता है ये देखते हैं हम। ठीक है, सपोज हमारे पास क्या है, ये सॉलिड, ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे लिक्विड और यहाँ पे लेंगे हम गैस। ठीक है, अब हमें पता है सॉलिड पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली
लाइक दिस, लिक्विड के कुछ इस तरह और गैस के, ठीक है, इतना दूर दूर। अब एंट्रोपी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस भी बोला जाता है और डिसऑर्डर भी, मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर भी बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्डरली अरेंज मॉलिक्यूल सॉलिड स्टेट में है और यहाँ वो जो मोशन करेंगे वो वाइब्रेटरी मोशन होगा। दे विल नॉट गो फ्रॉम वन पोजिशन टू द अनदर, दे ओनली वाइब्रेट टू इट्स मीन पोजिशन, ठीक है। जब हम सेकेंड की बात करें तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे पहले से ज़्यादा स्पेस में, तो यहाँ मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर पहली स्टेट से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट गैसियस में सबसे ज़्यादा होगा। तो जितना मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी एंट्रोपी उतनी ही ज़्यादा मानी जाती है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंट्रोपी, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा गैस में, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में। तो जब हम इधर से इस तरफ जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड की तरफ एंट्रोपी बढ़ेगी, लिक्विड से गैस की तरफ एंट्रोपी और बढ़ेगी। इधर की तरफ आएंगे, गैस से लिक्विड एंट्रोपी कम होगी और लिक्विड से सॉलिड की तरफ एंट्रोपी और कम हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू क्यू, डेल्टा क्यू अपॉन टी, ठीक है। तो या फिर हम इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एंट्रोपी चेंज स्टैंडर्ड इक्वल टू क्यू, जो कि हमारी हीट है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, अपॉन टी टेम्परेचर। इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर केल्विन, ये है केल्विन, ठीक है, जूल पर केल्विन। अब देखो हमने ये देखा कि एंट्रोपी को डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम भी बोला जाता है। यहाँ पर गैस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम और सॉलिड की उससे कम मानी जाती है, ठीक है। एंट्रोपी जो है वो फंक्शन है हीट का, मीन्स ये हीट पर डिपेंड करता है। जितना हीट लॉस ज़्यादा होगा एंट्रोपी भी उस सिस्टम की उतनी ही ज़्यादा होती है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। द एंट्रोपी इज़ अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है जो ये बोलता है कि इस दैट टोटल एंट्रोपी ऑफ बोथ अ सिस्टम एंड सराउंडिंग विल नेवर चेंज। किसी भी सिस्टम और सराउंडिंग की जो एंट्रोपी है वो कभी चेंज नहीं होती है, वो हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब यूनिवर्स की जो एंट्रोपी होती है दैट इज एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। नाउ रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स जीरो होता है। इफ रिवर्सिबल प्रोसेस यूनिवर्स की एंट्रोपी जीरो हो जाएगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इक्वल हो जाएगी नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ओके। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा मोर देन जीरो होता है, मीन्स यूनिवर्स की एंट्रोपी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जो यूनिवर्स है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए उसका जो एंट्रोपी है वो क्या होता है, जीरो होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो किसी भी सेकंड पर, किसी भी मोमेंट पर, किसी भी टाइम पर रिवर्स हो सकता है प्रोसेस, ठीक है ना। तो उसका एंट्रोपी जो है वो जीरो हो सकता है। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए क्या होता है कि प्रोसेस विल गो ऑन एंड गो ऑन, वो चलता रहेगा, वो कभी वापस नहीं लौटेगा, इसलिए उसकी एंट्रोपी भी क्या होगी, वो बढ़ती रहेगी। सो आई होप वी अंडरस्टैंड दीज टर्म्स। अब जो हमारा एक लास्ट टॉपिक है दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी। हालांकि ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लीजिए, ठीक है ना। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी वो अमाउंट होता है एनर्जी का जो किसी सिस्टम के प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या होता है, यूजफुल वर्क के लिए ज़रूरी होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। हम एग्जांपल से समझते हैं इसको। सपोज कोई बॉडी है
उसके पास 50 किलो जूल एनर्जी है, सपोज किसी बॉडी के पास 50 किलो जूल एनर्जी है। अब वो जब वर्क करेगी बॉडी, तो वो अपनी 50 किलो जूल जो एनर्जी, टोटल एनर्जी वो कंटेन कर रहा है, उस टोटल एनर्जी को एक्सपेंड नहीं करेगी। वो क्या वो करेगी कि उसमें से उतना अमाउंट एनर्जी का वो खर्च करेगी, उसमें से लॉस करेगी कि उतना बचे उसके पास जिससे वो बॉडी आराम से सरवाइव कर पाए, या फिर उसका सिस्टम आराम से क्या कर पाए, काम कर पाए। सारी एनर्जी लूज कर देने पर क्या होगा, बॉडी फंक्शन लेस हो जाएगी। इसलिए बॉडी भी अपने पास कुछ एनर्जी क्या करती है, स्टोर करके रखती है। और वो एनर्जी जो किसी बॉडी के यूजफुल वर्क में काम आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा स्टैंडर्ड जी इक्वल टू डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर एंड माइनस एंट्रोपी। ओके, तो ये हमारा क्या है, दिस इज द गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, इसके लिए स्पॉन्टेनियस processes. Okay, delta G will be positive for non-spontaneous processes. And delta G will be 0 for equilibrium. ठीक है, इक्विलिब्रियम में वो 0 रहेगा। अब यहाँ स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव क्यों होगा? It is negative because spontaneous processes are self autonomous processes, वो अपने आप होते हैं। It means what, सिस्टम अपनी एनर्जी को खर्च करता है, और जब सिस्टम अपनी एनर्जी को खर्च करेगा तो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहाँ पर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के लिए हमें बाहर से हीट देकर सिस्टम से प्रोसेस कराना पड़ता है, और हम हीट को ऐड कर रहे हैं सिस्टम में, इसलिए ये पॉजिटिव आती है। और इक्विलिब्रियम में तो नो हीट गिवन और नो हीट लॉस, इसलिए इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी क्या होता है, वो 0 होता है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। इसके कुछ न्यूमेरिकल हमको करने एनसीईआरटी बेस्ड, आप लोग कोशिश करिएगा, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। अदरवाइज द चैप्टर इज ओवर। थैंक यू सो मच।